उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक चुनावी गणित जातियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। किस जाति का वोट किसके साथ है, कौन सा सामाजिक समीकरण किस पार्टी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन 2027 के चुनाव में इस पुराने गणित के साथ एक नया फैक्टर जुड़ गया है और वो फैक्टर है जेन जी, यानी वो युवा पीढ़ी जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में बड़ी हुई, जो नौकरी, परीक्षा, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सीधे सवाल पूछती है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरती है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठे जेन जी आंदोलन ने देश की राजनीति को जिस तरह झकझोर दिया है, उसका असर अब उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने हर विधानसभा में जेन जी तक पहुंचने के लिए टीम बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए सम्मेलन और रोजगार, शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। बसपा ने आकाश आनंद को आगे करके युवा और खासकर युवा दलित वोटरों पर फोकस बढ़ा दिया है। कांग्रेस भी छात्र और युवा मुद्दों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जेन जी किसे वोट देगा, सवाल यह भी है कि 2027 में जेन जी अगर एक दिशा में थोड़ा सा भी झुका तो यूपी की कितनी सीटों का खेल बदल सकता है। अब तक यूपी की चुनावी राजनीति में पीडीए, एमवाई, गैर यादव, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम जैसे सामाजिक समीकरणों की चर्चा होती थी। लेकिन 2027 के चुनाव में पार्टियों को एक ऐसे वोटर से भी मुकाबला करना है जिसकी राजनीतिक पहचान जाति से ज्यादा उसके मुद्दों, डिजिटल दुनिया और भविष्य की चिंता से तय होती दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में देश भर में जेन जी युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक दलों को यह संकेत दे दिया है कि युवा मतदाता अब सिर्फ चुनाव के समय भाषण सुनने वाला वोटर नहीं रह गया। पेपर लीक हो, सरकारी नौकरी की भर्ती का सवाल हो, शिक्षा व्यवस्था हो या रोजगार का मुद्दा, जेन जी इन मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया देता है और सोशल मीडिया के जरिए उसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना सकता है। यही कारण है कि यूपी की तमाम सियासी पार्टियों की नजर अब इस युवा वोट बैंक पर है। और बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जेन जी मतदाताओं की संख्या करीबन 2 करोड़ के आसपास है, यानी कुल मतदाताओं का लगभग 15%। हालांकि ये एक बात समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग जेन जी नाम से कोई अलग आधिकारिक वोटर कैटेगरी जारी नहीं करता। आमतौर पर जेन जी में 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को शामिल किया जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इनमें मतदान की उम्र वाले यानी लगभग 18 से 30 साल के युवा ही सीधे वोटर हैं। लेकिन संख्या चाहे अनुमानित हो, उसकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज किसी पार्टी के लिए करना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ये 2 करोड़ से ज्यादा युवा आखिर कितना खेल खराब कर सकते हैं। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में छिपा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 99 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 वोट से कम था। इनमें 55 सीटें बीजेपी ने, 35 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। यानी यूपी जैसे बड़े राज्य में कुछ हजार वोटों का इधर से उधर होना कई सीटों का परिणाम बदल सकता है। और अगर जेन जी के करीब 2 करोड़ से ज्यादा अनुमानित वोटरों में सिर्फ 3 से 5% का झुकाव भी किसी दिशा में होता है तो करीब 6.25 लाख से 10 लाख वोटों के बराबर बैठता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इन वोटों का असर उन सीटों पर पड़ता है जहां जीत हार का अंतर कुछ हजार वोट है तो मुकाबला कितना बदल सकता है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेन जी का असर करीब 80 से 120 विधानसभा सीटों तक पड़ने की संभावना हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जेन जी अकेले 120 सीटों का फैसला करेगा, बल्कि मतलब यह है कि जहां मुकाबला बेहद करीबी होगा वहां युवा वोटर गेम चेंजर बन सकता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार जेन जी को लेकर कमर कस ली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर 10-10 युवाओं की टीम तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से करीब 4000 से ज्यादा युवाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इन टीमों का काम सिर्फ चुनाव के समय प्रचार करना नहीं होगा। ये युवा स्कूल, कॉलेजों में जाकर छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी अपेक्षाओं को समझेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। यानी बीजेपी का प्लान साफ दिखाई दे रहा है। जेन जी को सिर्फ वोटर की तरह नहीं बल्कि संवाद के हिस्सेदार की तरह जोड़ना। छोटे छोटे ग्रुप, कॉलेज कनेक्ट, युवा संवाद और बूथ स्तर तक युवाओं से संपर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं से संवाद करने की तैयारी में है।
रायबरेली में मंत्री मनोज पांडे के कार्यक्रम का जिक्र भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, जहां युवाओं से उनकी समस्याओं पर बात की गई और अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बीजेपी की रणनीति के पीछे एक और बड़ी वजह है, जेन ज़ी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय है। इसलिए जो राजनीतिक संदेश पहले रैली, पोस्टर और भाषण से पहुंचता था, अब वही संदेश इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन जेन ज़ी के मुद्दे क्या हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया और युवाओं के साथ फोटो खिंचवाने से जेन ज़ी बीजेपी या किसी भी पार्टी के साथ आ जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इस पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा सवाल है भविष्य का। नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा समय पर होगी या नहीं, पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी किसकी, सरकार भर्ती में पारदर्शिता होगी या नहीं, शिक्षा कितनी महंगी होगी और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार मिलना तय है या नहीं। यही वजह है कि हाल के युवा आंदोलन में शिक्षा, भर्ती और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा दिखाई दिए। जेन ज़ी को लेकर यही चुनौती सभी राजनीतिक दलों के सामने है। उसे सिर्फ साधना नहीं है, उसके सवालों का जवाब भी देना है। अब समाजवादी पार्टी का प्लान समझिए। बीजेपी की रणनीति सामने आते ही समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव खुद जेन ज़ी के मुद्दे को लेकर बयान दे चुके हैं। जुलाई में उन्होंने जेन ज़ी की सक्रियता को बड़ी राजनीतिक ताकत बताया था। अब पार्टी युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव सहारनपुर में युवा योद्धा सम्मेलन के जरिए युवाओं से सीधे संवाद करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी सपा भी ये समझ चुकी है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ पुराने पीडीए समीकरण से नहीं जीती जा सकती, उसमें नई पीढ़ी को भी जोड़ना होगा। सपा का फोकस युवाओं के लिए खास तौर पर रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी यहां सरकार की योजनाओं और सीधे युवा संवाद के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा की कोशिश है कि जेन ज़ी के असंतोष को रोजगार, भर्ती और शिक्षा के मुद्दों के साथ जोड़कर सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। यही कारण है कि अखिलेश यादव की राजनीति में युवाओं का मुद्दा लगातार ज्यादा दिखाई दे रहा है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या जेन ज़ी का असंतोष 2027 में बीजेपी विरोधी वोट में बदल पाएगा, या फिर युवा वोटर जातीय और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से अलग अपना फैसला करेगा। यही 2027 के सबसे बड़ी पहेली होगी। बसपा ने अब आकाश आनंद को आगे भी कर दिया है, क्योंकि बसपा पारंपरिक वोट बैंक को लंबे समय से दलित राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अपने पुराने तरीके में बदलाव करती अब दिखाई दे रही है, और इसी रणनीति के केंद्र में आकाश आनंद है। बीएसपी ने आकाश आनंद को दोबारा सक्रिय भूमिका में आगे किया है और 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से अपने बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में कार्यक्रम की तैयारी है। यानी बसपा ने चुनाव से काफी पहले ही अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आकाश आनंद की उम्र करीब 30 साल है और यही उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो खुद को उस पीढ़ी के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे जेन ज़ी की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, यानी पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा, आरक्षण और कानून व्यवस्था। हाथरस की सभा में आकाश आनंद ने युवाओं से कहा कि प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक बदलाव के लिए सही नेता और पार्टी का चुनाव भी जरूरी है। उन्होंने खुद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तुलना में युवा चेहरा बताते हुए दोनों को अंकल तक कह दिया। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि इसके पीछे का राजनीतिक संदेश बड़ा है। बीएसपी चाहती है कि युवा वोटर आकाश आनंद को अपनी पीढ़ी के नेता के तौर पर देखे, लेकिन मायावती ने जेन ज़ी को लेकर अपना अलग संदेश दिया है। मायावती ने हाल ही में युवाओं से कहा कि वे बीजेपी या कांग्रेस समेत किसी भी राजनीतिक दल को अपने आंदोलन को हाईजैक करने ना दें। यानी बीएसपी का संदेश ये है कि युवा अपने मुद्दों पर खुद खड़ा हो, किसी पार्टी का राजनीतिक मोहरा ना बने। साथ ही मायावती ने रोजगार, आरक्षण और युवाओं के भविष्य का सवाल भी उठाया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और निजी क्षेत्र में भी वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की जरूरत की बात की है। यानी बसपा की जेन ज़ी रणनीति दो हिस्सों में दिखाई देती है। पहला, युवा चेहरा आकाश आनंद और दूसरा रोजगार, आरक्षण और शिक्षा के मुद्दे। लेकिन बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो अपने पुराने दलित वोट बैंक को नई पीढ़ी के साथ दोबारा जोड़ पाएगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा दलित नेता भी पहले से मौजूद हैं। इसलिए जेन ज़ी के साथ साथ युवा दलित वोटर पर भी बीएसपी की रणनीति का खास फोकस दिखाई दे रहा है, और इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने भी यूपी में छात्र और
युवा मुद्दों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में उत्तर प्रदेश के भी बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे। पार्टी अब उस युवा कनेक्ट को चुनावी संगठन में बदलने की कोशिश कर रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, बीजेपी जनजी तक पहुंचने के लिए संगठन खड़ा कर रही है, एसपी युवा सम्मेलन और रोजगार शिक्षा के मुद्दे उठा रही है, बीएसपी आकाश आनंद के जरिए युवा दलित कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस छात्र आंदोलनों और राहुल गांधी के जरिए युवा वोटरों तक पहुंचना चाहती है। अब असली सवाल, जेनजी किसके साथ जाएगा? क्योंकि ये कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा है। क्या जेनजी किसी एक पार्टी का वोट बैंक बन जाएगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यही जेनजी की सबसे बड़ी खासियत है। ये पीढ़ी पारंपरिक तरीके से एक ही राजनीतिक पार्टी से बंधी हुई नहीं मानी जाती। इसका मूड मुद्दों के साथ बदल सकता है। एक पेपर लीक, एक भर्ती विवाद, एक बड़ा रोजगार संकट, एक वायरल वीडियो या सरकार का कोई ऐसा फैसला सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। यानी राजनीतिक दलों के सामने चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि जेनजी को क्या दिखाना है, बल्कि ये है कि जेनजी को क्या जवाब देना है। अब जरा 2027 का चुनावी मैदान समझिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी सत्ता में है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेगी। सपा सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। बसपा अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को वापस पाने की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में होगी, और इन सभी के बीच करीब 2 करोड़ से ज्यादा अनुमानित जेनजी वोटर होंगे। अगर ये वोटर अलग अलग बटे तो शायद पारंपरिक जातीय समीकरण ज्यादा मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर किसी बड़े मुद्दे पर जेनजी का एक बड़ा हिस्सा दिशा में गया तो करीबी मुकाबलों में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि जेनजी का प्रभाव 80 से 120 विधानसभा सीटों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर वही बात, ये सीटें जेनजी की सीटें नहीं है, बल्कि उन सीटों की बात है जहां युवा वोट का छोटा सा बदलाव जीत हार का अंतर बदल सकता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है। पुराना चुनावी गणित खत्म हो रहा है। जातियां आज भी जरूरी हैं, पीडीए आज भी जरूरी है, दलित वोट आज भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक नया फैक्टर जुड़ गया है, जेनजी। करीब 2 करोड़ से ज्यादा अनुमानित युवा वोटर सोशल मीडिया पर सक्रिय, मुद्दों पर मुखर और अपने भविष्य को लेकर बेचैन। बीजेपी ने चौपाल और विधानसभा स्तर की टीम का प्लान बनाया है। सपा युवाओं के सम्मेलन और रोजगार शिक्षा के मुद्दे के साथ मैदान में उतर रही है। बसपा ने आकाश आनंद को युवा चेहरे के तौर पर आगे कर दिया है। कांग्रेस छात्र आंदोलन के जरिए अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन 2027 में असली सवाल यही होगा कि क्या जेनजी किसी पार्टी के साथ जाएगा या फिर जाति और पार्टी से ऊपर उठकर अपने मुद्दों पर वोट करेगा। अगर दूसरा विकल्प सच होता है तो उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासत में सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, चुनावी राजनीति का तरीका भी बदल सकता है। और शायद इसी वजह से यूपी की सत्ता की अगली लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि किस जाति का वोट किसके साथ है, बल्कि सवाल ये होगा कि जेनजी किसके साथ है। और यही सवाल 2027 में कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर सकता है।